Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 17 पे एंड आई होप कि इससे पहले यूनिट नंबर 1 to 16 की वीडियो लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, उनको एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए उन सब वीडियोज़ के सेपरेट लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल कर रख देगी। इस कहानी को एक मशहूर अमेरिकी मुसन्निफ ओ हेनरी ने लिखा है। हेनरी इस कहानी के जरिए हमें ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी में उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। ये कहानी कुर्बानी, मोहब्बत और फ़न की ताकत पर मबनी है, जो हमें बताती है कि एक छोटी सी तस्वीर या एक इंसानी अमल किस तरह किसी की ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। इस कहानी का मकसद हमें ये सिखाना है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने में है। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार कहानी के ज़रिए उम्मीद, कुर्बानी और मोहब्बत की असल हकीकत जानने के लिए? तो बगैर किसी ताहीर के आइए शुरू करते हैं द लास्ट लीफ बाय विलियम सिडनी पोर्टर। Students, if we talk about the table of content, I have divided the video in 4 major portions. In the very first part, I'm going to introduce the writer and the story. Second part is about translation and explanation, जिसमें हमेशा की तरह हम उसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसमें मुश्किल अल्फाज को देखेंगे और इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट में इस सारी कहानी की समरी आपके सामने एक ही स्लाइड में पेश की जाएगी, ताकि आपको सारी की सारी कहानी एक ही झलक में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हम इस कहानी से आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, जिसमें हम एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स और रेजोल्यूशन के पार्ट को देखेंगे और इन्हीं पार्ट्स को यूज़ करके, इन्हीं एग्जांपल्स को यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन नंबर 3B जो कि एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट से रिलेटेड है, उसमें भी आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। बात कीजिए इस कहानी के राइटर की, तो उनका फुल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर, जिनको ओ हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। ओ हेनरी 1862 में शुमारी कैरोलिना, अमेरिका में पैदा हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में कई पेशे इख्तियार किए, जिनमें बैंक क्लर्क और सहाफ़ी शामिल हैं। उनकी तहरीरी ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब वो कानूनी मसाइल के बाइस कैद का सामना कर रहे थे। ओ हेनरी की कहानियों का अंदाज़ मुनफरिद था, जो गैर मुतवक्के अंजाम, आम ज़िंदगी के किरदारों और हमदर्दी के जज्बात पर मबनी होता था। उनकी कहानियाँ न सिर्फ दिल को छू लेती हैं बल्कि ज़िंदगी के बारे में एक गहरा सबक भी देती हैं। इस अजीम मुसन्निफ की वफ़ात 5 जून 1910 में न्यूयॉर्क में हुई। बात की जाए आज की कहानी की, तो ये कहानी इंसानी जज्बों, हमदर्दी और मोहब्बत की कैसी गहराई को छूती है, जो ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हों में रोशनी की किरण बन जाती है। ओ हेनरी की शानदार तहरीर द लास्ट लीफ न सिर्फ उनके मुनफरिद असलूब की पहचान है, बल्कि इंसानी जज्बात की गहरी तफहीम और कहानी के गैर मुतवक्के अंजाम का एक शानदार नमूना भी है। कहानी के किरदार सू जॉनसी और उनके एक बुजुर्ग हमसाया मिस्टर बैरमैन अपनी ज़िंदगी की मामूली मुश्किलात के ज़रिए इंसानी ताल्लुकात, कुर्बानी और उम्मीद की बेपनाह ताकत को उजागर करते हैं। इस कहानी के पस मंज़र न्यूयॉर्क के तारीखी ग्रीनविच विलेज के एक छोटे से अपार्टमेंट में रखा गया है, जो फ़नकारों और ख्वाब देखने वालों की दुनिया के लिए एक अलामत है। यह माहौल कहानी के जज्बाती रंगों को और भी गहरा करता है और क़ारीन को ऐसे लम्हात का सामना करने पर मजबूर करता है जो उनकी रूह तक छू ले। अब बात करते हैं इस कहानी की ट्रांसलेशन की और एक्सप्लेनेशन की। तो मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आपकी बुक्स आपके सामने हो, ताकि आप इस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से देख सकें और साथ ही साथ आपके हाथ में एक पेंसिल हो, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाए वो साथ ही साथ आप उसमें नोट कर लें, ताकि आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ आए। सो दिस इज़ पेज नंबर 196 ऑन योर बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। In a small part of the city west of Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They're broken into small pieces called places. Students, कहानी के आगाज़ में राइटर सेटिंग समझाते हैं कि ये कहानी कहाँ पे पिक्चराइज हो रही है। तो वाशिंगटन स्क्वायर के वेस्ट में, यानी कि उसके मगरिब में, द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड। अब इससे मुराद यहाँ पे ये है कि वहाँ की जो गलियाँ हैं वो इतनी बेहंगम हैं, इतनी बेतरतीब हैं कि उसका कोई सिरा नहीं है। कोई गली आपकी दाएं मुड़ रही है, कोई बाएं मुड़ रही है। अब गलियों में एंटर होते हैं, गली के अंदर से एक और गली निकल रही है। तो इसलिए जो राइटर ने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है वो ये दी है, द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड, दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शंस। बेहंगम किस्म की, कोई प्लान्ड एरिया नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद की जितनी गलियाँ हैं वो बड़ी प्रॉपर प्लानिंग से बनाई गई। एक अर्बन प्लानिंग के साथ जो है वो उस पूरे शहर को तरतीब दिया गया।
लेकिन अगर आप बाकी अजला में देखें या बाकी शहरों में देखें, आप रावलपिंडी के अंदरून में देखें तो आपको ऐसी ऐसी गलियाँ मिलेंगी जो एक गली में से 10-10 गलियाँ निकलती हैं। आप उन गलियों में चलते जाएंगे तो कभी बाएं मुड़ती हैं, कभी दाएं मुड़ती हैं, कभी आगे जाकर कोई बंद मिलती है। तो इसी तरह की कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो राइटर ने यहाँ पे दी है। इसी बात को राइटर आगे कंटिन्यू करते हैं कि वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ 1 or 2 times। एक गली अपने ही इर्द गिर्द जो है वो 1 से 2 मरतबा घूमती है। इससे मुराद ये कि आप किसी गली में एंटर हुए, आगे से उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर आप मुड़ के जब वापस आते हैं, वापस देखते हैं और 2-3 गलियां मुड़ने के बाद जब आप देखते हैं तो आप वापस पहली गली में पहुंचे होते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। तो ऐसी बेतरतीब सी, बेहंगम सी वहाँ की डिस्क्रिप्शन राइटर ने दी है। A painter once discovered something possible and valuable about a street। यहाँ की जो गलियाँ थी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में एक ये भी चीज़ लिखी कि यहाँ की गलियाँ जो थी वो पेंटर्स को, जो मुसव्वर थे, उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। राइटर मजीद ये कहते हैं कि सपोज अ पेंटर हैड समथिंग पेंटिंग मटेरियल फॉर विच ही हैड नॉट पेड, सपोज ही हैड नो मनी, सपोज अ मैन केम टू गेट द मनी, द मैन माइट वॉक डाउन दैट स्ट्रीट एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट। अब ये बड़ी खूबसूरती से इसकी डिस्क्रिप्शन राइटर ने दी है। मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पेंटर जो है उसने कोई पेंटिंग मटेरियल, कोई ब्रश या कोई कैनवस, इस तरह की कोई चीज़ें ख़रीदी और उसने उसकी पेमेंट नहीं की। सपोज ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। सपोज अ मैन केम टू गेट द मनी, एक शख्स आता है उनसे पैसे लेने के लिए, यानी कि जहाँ से वो कैनवस और बाकी चीज़ें खरीदी हैं। फ़र्ज़ करें कि वो शख्स उनसे पैसे वसूल करने के लिए आता है। द मैन माइट वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट। कि वो शख्स गलियों में इतना घूम जाता है, इतना उसमें चकरा जाता है कि वो 4-5-6 गलियाँ जब घूमेगा, वापस कभी दाएं मुड़ेगा, कभी बाएं मुड़ेगा, तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप से उसकी मुलाकात होगी, नहीं वापस उसी जगह पे पहुंचेगा जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट का मतलब ये कि वहाँ पे किसी घर को तलाश करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत ही बेहंगम सी वहाँ पे गलियाँ थी। दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज़ कॉल्ड ग्रीनविच विलेज। इस शहर के इस हिस्से का नाम जो था वो ग्रीनविच विलेज था। And to old Greenwich Village, the painters soon came. Here they found rooms they like with good light and at a low cost. तो जैसे मैं आपसे पहले कहा कि जगह पेंटर्स को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी कि रीज़न ये थी कि यहाँ पे लाइट जो है वो बहुत अच्छी थी और सेकेंडली लो कॉस्ट, यानी कि कम कीमत पे लोगों को यहाँ पे फ्लैट्स या जो उनके रूम्स उनको मिल जाते थे। ठीक है। Sue and Johnsy lived at the top of a building with 3 floors। यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक है सू और एक है जॉन्सी। तो ये एक ऐसी मंजिल पे रहती है, यानी कि जो एक ऐसे मकान में रहती है, एक ऐसे फ्लैट में जो कि तीसरी मंजिल पे है। One of these young women came from Maine, a state in England, and the other from California। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन खुद दी है, ये बुक मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वेस्टर्न यूएस। तो इनमें से एक अभी बता नहीं रहे कि कौन जो है वो मेन से आई है, कौन जो है वो कैलिफोर्निया से आई है, लेकिन हमें जाके आगे पता चल ही जाएगा। इन 2 औरतों में से एक जो है वो इंग्लैंड की एक स्टेट है मेन, वहाँ से आई है, और सेकंड जो है वो कैलिफोर्निया यानी कि वेस्टर्न यूएस से उसका ताल्लुक है। दे हैड मेट एट अ रेस्टोरेंट ऑन 8th स्ट्रीट। इन दोनों की मुलाकात जो है वो 8th स्ट्रीट में होती है। There they discovered that they liked the same kind of art, the same kind of food and the same kind of clothes। तो जब वहाँ पे इनकी डिस्कशन होती है, उसी एक रेस्टोरेंट में जब इनकी डिस्कशन होती है, तो वहाँ पे बातें करते करते दे कैम टू नो के उनकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटी है और इनको एक ही तरह के कपड़े पसंद हैं, एक ही तरह के इनको खाने पसंद हैं। तो इनकी आपस में जो है वो ऑब्वियसली फिर दोस्ती हो जाती है। सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर। तो ये डिसाइड ये करते हैं, फैसला ये करते हैं कि हम इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे जो है वो काम करेंगे। इसका फ़ायदा इनको ये होगा कि क्योंकि जो किराया है उस रूम का वो भी कम हो जाएगा, इनके लिए हाफ हो जाएगा, तो इनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा। दैट वाज इन द स्प्रिंग, ये बहार का मौसम था। टुवर्ड्स विंटर अ कोल्ड स्ट्रेंज एंटर्ड ग्रीनविच विलेज। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर की यहाँ पे एंट्रेंस होती है ग्रीनविच विलेज में, उसको कोल्ड स्ट्रेंजर कहा गया, यानी कि सर्द अजनबी विंटर के मौसम में। ठीक है। नो वन कुड सी हिम, उसको कोई देख नहीं सकता था। He walked around touching one person here and another there with his icy fingers। तो वो अपनी जमी हुई उंगलियों के साथ, अपनी ठंडी उंगलियों के साथ लोगों को जो है वो टच करता हुआ गुजर जाता था। He was a bad sickness, वो एक बड़ी बुरी बीमारी थी। Doctors called him pneumonia, तो डॉक्टर्स उसे नमूनिया कहते थे। तो बेसिकली यहाँ पे कोई शख्स नहीं था। राइटर ने यहाँ पे नमोनिया जो कि बीमारी है जो सर्दियों में
ठंड लगने की वजह से एक बीमारी हो जाती है, उसको यहाँ पे राइटर ने पर्सोनिफाई करके दिखाया है कि वो जिसको टच करता था, यानी कि जिसको सर्दी लग जाती, जिसको ठंड लग जाती, तो उसको निमोनिया हो जाता। On the east side of the city he hurried, touching many people, but in the narrow streets of Greenwich Village he did not move so quickly। तो बताया जा रहा है कि ईस्ट साइड पे, मशरकी साइड पे जब निमोनिया लोगों को जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ, टचिंग मैनी पीपल, बट इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनविच विलेज ही डिड नॉट मूव सो क्विकली। ग्रीनविच विलेज की जो नैरो साइड थी, जो तंग जगह थी, वहाँ पे बहुत तेज़ी से निमोनिया नहीं फैला। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन, एक अच्छा इंसान नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि वो बीमारी थी। अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन वुड नॉट हर्ट अ वीक लिटिल वुमेन फ्रॉम कैलिफोर्निया। अब डिस्क्रिप्शन कितनी खूबसूरती से दी जा रही है कि मिस्टर निमोनिया जो था वो इतना अच्छा इंसान नहीं था, इतना अच्छा ओल्ड जेंटलमैन नहीं था। क्यों एक अच्छा ओल्ड जेंटलमैन नहीं था? क्योंकि एक अच्छा ओल्ड जेंटलमैन जो है किसी ऐसी औरत को जो कि कैलिफोर्निया से आई होती है, उसको कभी भी उस पर असरअंदाज नहीं होता। यानी कि वो लड़की जो कि कैलिफोर्निया से आई है, उसको निमोनिया हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, दो यहाँ पे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, एक सू एंड एक जॉन्सी। तो उनमें से एक थी जो कैलिफोर्निया से आई थी और दूसरी जो थी वो मैन से आई थी। ठीक है, बट मिस्टर निमोनिया टच जॉन्सी विद हिज कोल्ड फिंगर्स। इसका मतलब है कि जॉन्सी को निमोनिया हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी निकला कि जॉन्सी जो है वो कैलिफोर्निया से आई थी और सू जो है वो मैन से आई थी। शी ले ऑन हर बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग। वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थी। एंड शी लुक्ड थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर्स। उनकी जो उस कमरे की जो खिड़की थी, उस खिड़की के पार एक घर था, वो उसकी जानिब देख रही थी। One morning the busy doctor spoke to Sue alone in the hall। busy doctor से मुराद यहाँ पे है कि बहुत से लोगों को वहाँ पे निमोनिया हो गया था उसकी वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा उन दिनों वो जो डॉक्टर था मसरूफ़ था। तो एक सुबह द बिजी डॉक्टर स्पोक टू सू, तो उसने सू से कहा अलोन इन द हॉल, उसको जो है वो उस हॉल में उसको अकेले में वो कहा, वेयर जॉन्सी कुड नॉट हियर, जहाँ पे जॉन्सी उसकी बात को नहीं सुन सकती थी। और क्या कहा? शी हैज़ अ वेरी लिटिल चांस ही सेड। उसने कहा कि इसके पास बहुत कम मौका है, मतलब उसके बचने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। जॉन्सी बीमार है, तो डॉक्टर ने जॉन्सी की जो साथ में दोस्त है सू, उसको ये कहा कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। शी हैज़ अ चांस इफ़ शी वॉन्ट्स टू लिव। उसके पास चांस है मगर उस वक्त जब वो खुद जिंदा रहना चाहे। इफ़ पीपल डोंट वांट टू लिव, अगर लोग खुद ही जिंदा ना रहना चाहें, आई कांट डू मच फॉर देम, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। योर लिटिल लेडी हैज़ डिसाइडेड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, इज दिस समथिंग दैट इज ट्रबलिंग हर। तो डॉक्टर जो है वो सू से कहता है, जो उसकी जॉन्सी की दोस्त है, कि अगर लोग खुद न रहना चाहें जिंदा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और योर लिटिल लेडी हैज़ डिसाइडेड, तुम्हारी दोस्त ने ये फैसला किया है दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो अभी कभी ठीक नहीं, यानी उसने अपनी विल पावर जो है उसको खो दिया है। डॉक्टर सू से क्वेश्चन करता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको तंग कर रही है। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू इटली एंड पेंट अ पिक्चर ऑफ द बे ऑफ नेपल्स सेड सू। तो सू ने रिप्लाई किया कि हाँ, वो हमेशा इटली जाना चाहती थी और वहाँ पे बे ऑफ नेपल्स, बड़ी खूबसूरत जगह है बे ऑफ नेपल। ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है लोग अक्सर जो है वो इस जगह की पोर्ट्रेट बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, क्योंकि ये जगह अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, तो सू ने कहा कि बे ऑफ नेपल्स वो जाना चाहती थी और वहाँ जाके उस तस्वीर को जो है पिक्चराइज करना चाहती थी, उसको अपनी कैनवस पे उतारना चाहती थी। Paint? No, paint. Is there anything worth being troubled about? A man? डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, इसका ताल्लुक किसी आर्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी तस्वीर से नहीं है, पेंटिंग से नहीं है। कोई शख्स, कोई मर्द, क्या कोई ऐसा मर्द है जो जिसको ये सोच रही है, कोई इसका लवर या कोई ऐसा हो सकता है। A man said Sue, तो सू ने सवालिया अंदाज से कहा कि कोई शख्स। Is a man worth? नो डॉक्टर। तो कहती है क्या इंसान की भी कोई औकात है, यानी कि इंसान भी कोई चीज़ है। नो डॉक्टर, देयर इज़ नॉट अ मैन, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसके बारे में सोचती है। इट इज़ वीकनेस सेड द डॉक्टर, आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू। तो डॉक्टर कहता है फिर ये वीकनेस है, या बुखार की वजह से और ठंड लगने की वजह से और निमोनिया की वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू इट, और जो मैं जानता हूँ, ये जितना मेरे पास इल्म है तो मैं तुझे पूरी कोशिश करूँगा। बट व्हेन अ सिक पर्सन बिगिंस टू फील दैट ही इज़ गोइंग टू डाई, हाफ ऑफ माई वर्क इज़ यूजलेस। तो कहते हैं अगर कोई एक पेशेंट अपना जहन ये बना ले, अपनी विल पावर को खो दे
कि वो अभी कभी ठीक नहीं होगा और वो मर जाएगा, हाफ ऑफ माई वर्क इज़ यूजलेस, तो मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, जितनी भी कोशिश कर लूँ, तो मेरा काम जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स, इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर हर चांसेस वुड बी बेटर। तो डॉक्टर मशवरा देता है जॉन्सी को कि इसके साथ जो है वो विंटर क्लॉथ्स के बारे में बात करो, यानी कि इसको बातों में मशगूल करो और इसको उम्मीद दिलाओ ज़िंदगी की। और इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो फ्यूचर के बारे में इंटरेस्टेड हुई, यानी कि ज़िंदा रहने के बारे में, हर चांसेस वुड बी बेटर, तो तब एक हल है कि ये ठीक हो सकती है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद, सू वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई। तो जहाँ पे वो अपनी कैनवस पे तस्वीरें बनाती थी, वो उस कमरे में गई और वहाँ जाके खूब रोई। देन शी वॉक्ड इनटू जॉन्सीज रूम, उसके बाद वो जॉन्सी के कमरे में आई। शी कैरिड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल्स एंड शी वाज सिंगिंग। तो उसके बाद वो जॉन्सी के रूम में आई और उसके हाथ में कुछ पेंटिंग मटेरियल्स थे, कुछ ब्रश थे, कुछ कैनवस और कुछ कलर्स थे, एंड शी वाज सिंगिंग, और वो गाना गा रही थी। अब असल में तो अभी थोड़ी देर पहले वो रो रही थी, अभी वो गाना गा रही है, तो असल में वो गाना नहीं गा रही थी, लेकिन वो अपने इमोशंस को हाइड कर रही थी अपनी दोस्त से। और जाहिर है जब कोई बंदा मरीज़ आपके सामने हो तो उसके सामने कभी भी उसकी बीमारी का जिक्र नहीं करते, और उसके सामने उसको कभी भी ये महसूस नहीं होने देते कि वो बीमार है और वो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गाने गा रही थी, लेट्स सपोज वो विस्लिंग कर रही थी, तो वो इसलिए कर रही थी ताकि जॉन्सी को कोई शक ना हो। जॉन्सी ले देयर वेरी थिन एंड क्वाइट क्वाइट, बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही खामोश। हर फेस वॉज टर्न टूवर्ड्स द विंडो, उसका जो चेहरा है जॉन्सी का वो खिड़की की जानिब मुड़ा हुआ था। सू स्टॉप्ड सिंगिंग थिंकिंग दैट जॉन्सी वॉज अस्लीप। तो सू ने यह सोचा कि वो सो गई है और या सो रही है, तो उसकी नींद में खलल ना पड़े, तो उसने सिंगिंग जो हल्का फुल्का वो गुनगुना रही थी उसको उसने ख़त्म कर दिया, खामोश हो गई। सू बिगन टू वर्क, तो सू अपना काम करने लगी, जो भी तस्वीर बना रही थी या जो भी घर में काम कर रही थी। एज शी वर्कड शी हर्ड अ लो साउंड अगेन एंड अगेन। तो वो अपना काम कर रही थी और साथ ही साथ उसको बड़ी हल्की सी मध्यम सी आवाज़ आई और बार बार वो आवाज़ आई। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, तो उसको पता चला, महसूस हुआ कि जो आवाज़ है ये बेड साइड से आ रही है जहाँ पे जॉन्सी लेटी है, तो जल्दी से उसके पास गई। जॉन्सीज आइज वर ओपन वाइड, जॉन्सी की आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। अच्छा, ये भी सोच रही थी कि क्योंकि मुंह दूसरी साइड पे था तो सोच रही थी कि शायद वो सो रही है और ये अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन जब उसने देखा तो जॉन्सी जो है वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ जो है वो जाग रही थी, यानी उसकी आंखें खुली हुई थी। He was looking out the window and counting back. तो उसने देखा कि जॉन्सी खिड़की से बाहर देख रही है और गिनती कर रही है, गिन रही है और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। 12, she said, 12 उसने कहा, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8, and 7, almost all together. तो सू ने सुना कि जॉन्सी ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े वक्फे के साथ या एक ही दफ़ा में कहती है 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू ने देखा कि क्या देख रही है बाहर, किसको देख के क्या गिन रही है। तो उसने विंडो से बाहर देखा। What was there to count? वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जिसको तुम काउंट कर रही हो? There was only the side wall of the next house. तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था वहाँ पे, सिर्फ एक साइड वॉल थी जो सामने का घर था, जो इनकी गली के पार जो घर था उसकी वॉल थी। अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, बिल्कुल थोड़े से फासले पे। द वॉल हैड नो विंडो, और उस वॉल पे कोई विंडो भी नहीं थी। ऐसी कोई चीज़ हो कि किसी के घर में नज़र आ रहा कोई बंदा क्या काम कर रहा है, तो कोई इतनी फैसिनेटिंग वहाँ पे कोई चीज़ थी नहीं जिसको देख के ये कुछ काउंट कर रही थी। एन ओल्ड ट्री ग्रू अगेंस्ट द वॉल। हाँ, एक बूढ़ा सा एक दरख्त था जो कि उस अगेंस्ट द वॉल उसके ऊपर जो है वो उगा हुआ था, यानी कि कोई बेल हो सकती है या कोई दरख्त की कुछ शाखें जो हैं वो थी, और बड़ा पुराना सा बोसीदा सा दरख्त था। तो इतनी कोई चार्मिंग चीज़ थी नहीं जिसको देख के ये बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट। तो उस सर्द हवा ने उस एक दरख्त को भी, जो बूढ़ा सा दरख्त था, उसको भी उसने छुआ था, यानी कि उस पर भी खजान का जो है वो असर पड़ा था। Almost all its leaves had fallen from its dark branches. उसकी उन तारीख शाखों पर जितने पत्ते थे, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे पत्ते गिर चुके थे। What is it, dear? तो जॉन्सी से सू पूछती है कि क्या देख रही हो और क्या देख के क्या गिन रही हो, क्या है वहाँ पे। आस्क्ड सू ने पूछा।
6 said जॉन्सी। तो जॉन्सी ने कहा 6 in a voice still lower, एक ऐसी आवाज़ में जो कि बिल्कुल मध्यम सी आवाज़ थी और पहले से भी कम आवाज़ थी। You're falling faster now, वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100, 3 दिन पहले वो तकरीबन 100 के करीब थे। It hurt my head to count them, इससे मेरा उसको गिन गिन के जो है वो मेरा सर जो है वो बहुत दुखने लगा था। But now it's easy, लेकिन अब बहुत आसान है। There goes another one, एक और गिर गया। There are only 5 now, वहाँ पे सिर्फ 5 हैं। 5 what dear? Tell your Sue। तो सू जॉन्सी से कहती है अपनी प्यारी दोस्त को बताओ कि क्या 5, ये 4 और 5 और 6 और ये क्या गिन रही है, उसके बारे में पूछती है। Leaves on the tree, when the last one falls I must go too, I know that for 3 days, didn't the doctor tell you? तो वहाँ पे जॉन्सी जो है वो सू से कहती है कि मैं पत्ते गिन रही हूँ, वो जो सामने वो सीधा सा दरख्त है उसकी शाखों पे जो चंद पत्ते रह गए उन पत्तों को गिन रही हूँ, और जब आखिरी पत्ता गिरेगा आई मस्ट गो टू, तो उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊँगी, यानी कि उसके साथ साथ मेरी मौत भी वाक़ई हो जाएगी। आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, कह रही है मुझे इस चीज़ का पहले से पता है और 3 दिन से मुझे इस चीज़ का पता है। डिडंट द डॉक्टर टेल यू, क्या तुम्हें डॉक्टर ने मेरी हालत के बारे में नहीं बताया? ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग सेड सू। तो सून उसको कहा कि नहीं डॉक्टर ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं की, कुछ ने कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे कोई खतरा लाहक हो। इट डजंट हैव एनी सेंस इन इट, और इसमें कोई सेंस भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है तुम्हारी बात में। व्हाट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू, एक बूढ़े दरख्त को तुम्हारे से क्या लेना देना, कि तुम्हारी बीमारी का एक बूढ़े दरख्त से क्या लेना देना, या बूढ़े दरख्त के पत्तों के गिरने का तुम्हारी बीमारी से क्या लेना देना। और विद यूर गेटिंग वेल, ना तो उसका तुम्हारे बीमार होने से या मरने से तुम्हारा कोई लेना देना है, और ना ही उसकी किसी अमल से तुम्हारी सेहतयाबी का कोई जो है वो लेना देना है। एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच, और तुम तो उस दरख्त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी। डोंट बी अ लिटिल फूल, तो बेवकूफ़ बनने की बिल्कुल कोशिश ना करो। द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल, तो डॉक्टर ने तो मुझे कहा कि तुम्हारे चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली ये झूठ बोल के अपनी दोस्त को होप दिलाना चाह रही है। He told me this morning, उसने मुझे आज सुबह बताया। He said you had very good chances, उसने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, तुम जल्द सेहतयाब हो जाओगी। Try to eat a little now, थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। And then I'll go back to work, उसके बाद मैं अपने काम पे दोबारा जाऊंगी। And then I can sell my picture, उसके बाद मैं अपनी तस्वीर को जो है वो बेच सकूंगी। And then I can buy something more for you to eat to make you strong, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए कोई फ्रूट या कोई ऐसी चीज़ें लेके आऊँगी ताकि तुम जो है वो तंदुरुस्त और तवाना हो जाओ। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सेड जॉन्सी ने कहा। शी स्टिल लुक्ड आउट ऑफ विंडो, तो अभी भी जॉन्सी जो है वो उस विंडो से बाहर देख रही थी। देयर गोज अनदर, चलो भाई एक और गिर गया। नो आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए खाने के लिए। नाउ देयर आर 4, अब वो 4 रह गए। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर नाइट, मैं रात होने से पहले उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई, और उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। जॉन्सी डियर सेड सू ने कहा कि मेरी प्यारी दोस्त जॉन्सी, यानी कि ऐसी बातें ना करो और ऐसा ना सोचो। विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आइज एंड कीप देम क्लोज्ड, क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपनी आंखें बंद करोगी और उनको बंद रखोगी? विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ विंडो अंटिल आई फिनिश वर्किंग, क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अब जो है वो खिड़की से बाहर नहीं देखोगी और उस वक्त तक जब तक मैं अपना काम मुकम्मल ना कर लूँ? आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, मुझे इस पिक्चर को हर सूरत में कल तक तैयार करना है। आई नीड द लाइट, मुझे जो है वो रोशनी की ज़रूरत है। आई कांट कवर द विंडो, मेरी मजबूरी है कि मैं विंडो को कवर नहीं कर सकती। अगर मैं विंडो को कवर कर लूँगी तो वहाँ से रोशनी आना बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि एक तो यहाँ की कॉस्ट बहुत लो है और फिर वो शेयरिंग में ये रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुसव्विर यहाँ के हैं, जो जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, वो मतलब गरीब फैमिलीज़ ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा कि मैं इस पिक्चर को बेचूंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी। तो मतलब इतना जो है वो फ़राग दिली नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ठीक है, तो अब ये कह रही है कि लाइट भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो कहती है कि मैं कवर नहीं कर सकती विंडो को क्योंकि लाइट बाहर से आ रही है। तो अगर मैं उसे कवर कर लूँगी तो मैं काम नहीं कर सकूँगी और मुझे इस पिक्चर को आज जो है वो कल तक मुझे इसको तैयार करना है। आई नीड द लाइट, मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई कांट कवर द विंडो, मैं विंडो को कवर नहीं कर सकती। कुडंट यू वर्क इन अदर रूम, क्या तुम दूसरे कमरे में जाके काम नहीं कर सकती? आस्क्ड जॉन्सी कोल्डली, तो जॉन्सी ने सर्द लहजे में कहा। I'd rather be here by you,
सेड सू, तो सू ने कहा कि मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ, बेहतर ये है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू लुक एट दोज लीव्स, और मैं नहीं चाहती कि तुम उन लीव्स को बाहर गिरता हुआ देखो। टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी, तो जॉन्सी ने कहा जैसे ही तुम अपना काम मुकम्मल कर लो, अपनी तस्वीर मुकम्मल कर लो, तो मुझे तुमने बताना है। शी क्लोज्ड हर आइज एंड ले वाइट एंड स्टिल, तो उसके बाद जॉन्सी ने अपनी आंखें बंद की और वाइट एंड स्टिल मतलब बिल्कुल बेहिस हरकत होकर वहीं पे उसने अपनी आंखें जो बंद कर दी, सो गई होगी। Because I want to see the last leaf fall, I have done enough waiting, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। I have done enough waiting, और मैंने इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। I have done enough thinking, मैंने बहुत सोचा है। I want to go sailing down like one of those leaves, मैं उन्हीं पत्तों की तरह सेलिंग डाउन, जैसे आप समंदर में कोई चीज़ जो है वो गहराई में जा रही है और जा रही, जितनी वो गहराई में जा रही है उतनी खामोशी होती जा रही है, और जिस तरीके से वो पत्ते गिर रहे हैं, इसी तरीके से मैं मेरी ज़िंदगी की जो आखिरी सांसें चल रही हैं और मैं भी उसके साथ साथ जो वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप, सेड सू, सू ने कहा कि सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बेयरमैन टू कम अप हियर, मुझे बेयरमैन को जो है वो कॉल करनी चाहिए, उसको बुलाना चाहिए कि वो भी ऊपर आए। आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर, क्योंकि जो मैं तस्वीर बना रही हूँ मुझे उसमें यहाँ पे एक किसी शख्स को जो है उसकी यानी कि तस्वीर कशी करनी है। एंड आई मेक हिम लुक लाइक बेहरमैन, तो मैं चाहती हूँ कि वो शख्स जो है वो बेहरमैन की तरह दिखे। तो बेहरमैन यानी कि वो सूटेबल कैरेक्टर है, अगर उस तरह का शख्स मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ तो मुझे बेहरमैन को बुलाना है। आई वॉन्ट बी गॉन इन अ मिनट, यानी कि वो कहती है मतलब मैं अभी गई और अभी आई। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, बिल्कुल हिलने की ज़रूरत नहीं जब तक मैं वापस नहीं आती। ओल्ड बेयरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर जो है वो बेयरमैन, जो कि एक बूढ़ा शख्स है, इनका नेबर है और साथ ही साथ वो पेंटर भी है, ये तीनों पेंटर्स हैं। हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, वो इनकी यानी कि तीसरे पोर्शन पे रहते हैं, तो वो फर्स्ट पोर्शन पे रहते हैं। ही वॉज पास्ट 60, वो अपनी ज़िंदगी के 60 साल गुजार चुके हैं, बहुत बूढ़ा शख्स है। ही had no success as a painter. For 40 years he had painted without even painting a good picture. वो 40 साल से पेंटिंग कर रहे लेकिन आज तक उसको कोई सक्सेस नहीं मिली, कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली और उसने कोई शाहकार आज तक जो है वो बनाया नहीं है। He'd always talked of painting a great picture. वो अक्सर इस चीज़ पे बात करता था कि वो एक बड़ी अजीम तस्वीर किसी न किसी ने बनाएगा, a masterpiece, एक शाहकार, एक ऐसा शाहकार बनाएगा कि रहती दुनिया तक उसको याद रखा जाएगा। बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट, लेकिन आज तक उसने वो शाहकार जो है 60 साल गुजरने के बाद भी अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। ही गॉट अ लिटिल मनी बाय लेटिंग अदर्स पेंट पिक्चर्स ऑफ हिम, तो वो ज़्यादातर लोग उसके पोर्ट्रेट बनाते हैं, उसको सामने बिठा के एज अ मॉडल यूज़ करके उसकी तस्वीरें जो है वो बनाते हैं। ही स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, वो आज भी यानी कि वो अभी तक अपने मास्टरपीस के बारे में यानी कि 60 साल की उम्र में भी कहता है कि मैं बनाऊंगा, एक दिन आएगा मैं बनाऊंगा। एंड ही बिलीव दैट इट वाज हिज स्पेशल ड्यूटी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प सू एंड जॉन्सी, और उसको इस बात पे यकीन था कि इट वाज हिज स्पेशल ड्यूटी, कि उसका ख़ास फ़र्ज़ है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प सू एंड जॉन्सी, कि सू और जॉन्सी को जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहे। सू फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, सू ने उसको उसके तारीक कमरे में पाया। She told him about Johnsy and the leaves on the vine. उस वाइन से मुराद वो जो दरख्त था, वो जो बेल थी आपके सामने, वाइन ट्री या वाइन लीव्स आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे, इनको देखें, ये वाइन ट्रीज हैं, ठीक है। तो उसने उसको बताया कि जॉन्सी के बारे में, उसकी हालत के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में, और जिस तरीके से जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है और जॉन्सी क्या सोचती है कि जैसे आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी साथ में मर जाऊँगी, तो ये सारी की सारी बात उसने बेयरमैन को बताई। He said that she was afraid that Johnsy would indeed sail down like the leaf. तो अब इसने बताया कि उसको ये डर है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसके साथ साथ जॉन्सी की लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। Her hold on the world was growing weaker. तो उसने बताया कि उसका जो ज़िंदगी के ऊपर जो होल्ड था वो बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है, उसकी सांसें जो है वो उखड़ रही हैं। ओल्ड बेयरमैन shouted his anger over such an idea. तो ओल्ड बेयरमैन को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। What? He cried. तो चिल्लाया कि क्या कह रही हो, ये क्या बकवास चल रहा है। Are there such fools? क्या ऐसे भी दुनिया में अहमक मौजूद हैं? Do people die because leaves drop off a tree? क्या लोग दुनिया में इस वजह से भी मरते हैं कि दरख्तों के पत्ते गिरते हैं?
I have not heard of such a thing. मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी बेवकूफ़ वाली बात नहीं सुनी. No, I will not come up and sit while you make a picture of me. मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा रहा और तुम जो है मेरी तस्वीर बनाने के बहाने मुझे ऊपर लेके जा रही. मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा. Why do you allow her to think such a thing? तो कहते तुमने उसको ये सोचने पे मजबूरी कैसे किया. तुम उसके पास बैठो, उससे बातें करती, तो वो ऐसी बातें सोच रही है. तुम क्या कर रही हो? तुम उसके पास बैठ के उसको क्यों नहीं समझा रही कि वो इस तरीके से बातें ना करे. That poor little जॉन्सी, यानी कि वो poor little से मुराद है कि वो गरीब है, वो बेचारी बेसिकली जॉन्सी. She is very sick and weak, said Sue. तो सू ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार और बहुत ज़्यादा वीक हो गई है. The sickness has put these strange ideas into her mind. तो इस सिकनेस की वजह से, इस बीमारी की वजह से उसके जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं. Mr. Behrman, if you won't come, you won't. अगर तुम नहीं आना चाहते, now. But I don't think that you are nice. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुम एक अच्छे इंसान हो. This is like a woman, shouted Behrman. तो बेरमैन चिल्लाया कि कर दी ना फिर औरतों वाली बात. Who said I will not come? किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा? Go, I come with you. चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. For half an hour, I have been trying to say that I will come. तो कहते हैं मैं आधे घंटे से तुम्हें ये तो बताना चाह रहा हूँ. थोड़ी देर पहले ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाह रहा. अभी खुद कह रहे हैं कि मैं आधे घंटे से ये तो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ. God, this is not any place for someone so good as Jauncey to lie sick. Someday I shall paint my masterpiece and we shall all go away from here. तो ये अगेन जो अक्सर ये बात कहा करता है कि एक दिन मैं अपना शाहकार एक मास्टरपीस बनाऊंगा and we shall all go away from here. तो हम यहाँ से छुटकारा हासिल करके किसी अच्छी जगह पे जाएंगे. God, yes. तो ये अपनी उसी बात को याद करके, मतलब खुदा को याद करके, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा. जॉन्सी was sleeping when they went up. तो जब ये ऊपर गए जॉन्सी को देखने के लिए, तो उस वक्त जॉन्सी जो है वो सो रही थी. Sue covered the window. Sue ने उस खिड़की को कवर कर दिया and took Behrman into the other room. और वो बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई ताकि यहाँ पे जॉन्सी आराम करिए तो उसकी नींद में खलल ना पड़े. There they looked out of the window fearfully at the tree. तो वहाँ से उन्होंने उस दरख्त को देखा fearfully, बड़े खौफजदा अंदाज में. Then they looked at each other for a moment without speaking. उसके बाद उन्होंने खुद को यानी कि एक दूसरे को देखा without speaking, बगैर कुछ कहे. A cold rain was falling. एक बड़ी सख्त किस्म की ठंडी जो बर्फानी वो होती है बारिश, वो बरस रही थी. With a little snow in it. तो उसमें हल्की हल्की स्नो फॉलिंग भी हो रही थी. Behrman sat down. बेहरमैन वहाँ बैठ गया. And Sue began to paint. और सू उसकी जो है वो पेंटिंग जो भी अपनी कैनवस पे उतार रही थी, उसकी तस्वीर बनाना चाह रही थी, तो उसने वो उसको बनाना शुरू कर दिया. She worked through most of the night. तो रात काफ़ी देर तक जो है वो उसकी तस्वीर कंप्लीट क्योंकि वो कर रही थी तो काफ़ी देर हो गई. In the morning, after an hour's sleep, सुबह में तकरीबन 1 घंटे की उसने नींद की. She went to Jauncey's bedside. वो जॉन्सी की बेड साइड पे गई, उसके बिस्तर के पास गई. Jauncey with wide open eyes was looking towards the window. तो जॉन्सी अपनी खुली आंखों के साथ, जैसे किसी चीज़ का आपको इंतज़ार होता है ना, तो बड़ी खुली आंखों के साथ आप देख रहे होते हैं, वो उस खिड़की की जानिब देख रही थी. I want to see. मैं देखना चाहती हूँ. She told Sue. उसने सू से कहा. Sue took the cover from the window. तो सू ने जो है वो कवर हटाया उस खिड़की के ऊपर से. But after the beating rain and the wild wind that had not stopped through the whole night, there still was one leaf to be seen against the wall. कि रात को बड़ी तेज़ बारिश हुई, बड़ी तेज़ आंधी आई, उसके बावजूद अभी एक पत्ता जो है उस वॉल पे मौजूद था, उस बेल पे, सामने दरख्त पे जहाँ पे जॉन्सी देख रही थी, वहाँ पे एक पत्ता मौजूद था. इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री. वो आखिरी पत्ता था उस दरख्त पे. इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन नियर द ब्रांच. वो अभी भी अपने जो तना था उसके पास से, अपनी शाख के पास, यानी कि जहाँ से वो जुड़ा हुआ था, वो ग्रीन था. बट एट द एजेस इट वॉज टर्निंग येलो विद एज. लेकिन पत्ता जो अपने कोने से, जब पत्ता सूखना शुरू होता है ना, तो पहले अपने उसके जो एजेस होते हैं वहाँ से वो येलो होना शुरू होता है. तो अभी वो अपने एजेस से, अपनी एज की वजह से येलो हो रहा था, जर्द पड़ रहा था. There it was hanging from a branch nearly 20 feet above the ground. ज़मीन से तकरीबन 20 फुट ऊंचाई पे वो पत्ता अभी भी वहाँ पे मौजूद था. It is the last one. ये आखिरी है, जॉन्सी ने कहा. I thought it would surely fall during the night. मैं ये सोच रही थी कि आज रात तो वो गिर के ही रहेगा. I heard the wind. मैंने उस आंधी को सुना. It will fall today. आज तो गिर के ही रहेगा. And I shall die at the same time. और उसी इसना में, उसी के साथ साथ जो है
वो मैं भी मर जाऊंगी। डियर जॉन सी सेड सू, तो सू ने उसको दिलासा दिया कि मेरी प्यारी जॉन सी ऐसी बातें मत करो। थिंक ऑफ मी इफ़ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ वट वुड आई डू। तो ये सू से कहती है कि तुम अपने बारे में तो नहीं सोचती, तुम मेरे बारे में सोचोगे, अगर तुम नहीं होगे तो मेरा क्या बनेगा। इसकी बहुत अच्छी दोस्त है, ये दोनों इकट्ठे रहती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। तो उसको बड़ा फील हुआ कि मैं कैसे अकेली ज़िंदगी गुजारूंगी और ये मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। तो उसे कहती है ऐसी बातें ना करो, मेरे बारे में सोचो कि मेरा क्या बनेगा। बट जॉन सी डिड नॉट आंसर, लेकिन जॉन सी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। द मोस्ट lonely thing in the world is a soul when it is preparing to go on its far journey। ये पूरी स्टोरी में एक ऐसी लाइन है, मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है और बड़ी एक हिला देने वाली ये लाइन है कि द मोस्ट lonely thing in the world is a soul। दुनिया में सबसे अकेली चीज़ वो सोल है, वो रूह है। when it is preparing to go on its far journey, जब वो अपनी दूर दराज की सफ़र के लिए निकलती है तो उस वक्त जो रूह होती है ये इस कदर अकेली होती है कि अगर सारी दुनिया के इंसान भी उसके पास आके खड़े हो जाएं, उसके अजीज़ो कारे उसको दिलासा दें, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है। तो मैं दोबारा से पढ़ूंगा, द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज़ अ सोल व्हेन इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी। यानी कि जब वो रूह परवास करने लगती है तो उस वक्त वो बहुत अकेला अपने आप को महसूस करती है। द टाइज that held her to friendship and to earth were breaking। वो टाइज, वो जोड़ जिन्होंने इनकी दोस्ती को आपस में जोड़े रखा था, and to earth were breaking, वो अब जो है वो kind of जैसे वो कह रही कि मैं जाने लगूँ, मैं साथ में मर जाऊंगी, तो वो टूटता हुआ नजर आ रहा था one by one, एक एक करके। The days slowly passed as it grew dark they could still see the leaf hanging from its branch against the wall। तो जैसे जैसे शाम पड़ी, अंधेरा हुआ, तो वो अभी भी उस पत्ते को वहाँ पे उस ब्रांच पे अगेंस्ट द वॉल देख सकते थे। एंड देन एज द नाइट केम, और जैसी रात हुई, द नॉर्थ विंड बिगन अगेन टू ब्लो। जो शुमाली जानिब से आने वाली तेज़ हवाएं थी वो दोबारा से जो है वो तेज़ तेज़ चलने लगी। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडोज़, और वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो जब बारिश हो रही थी तो उसकी जब कतरे ज़ोर ज़ोर से उस खिड़की पे पड़ रहे थे तो उसकी अभी भी आवाज़ें आ रही थी। When it was light enough the next morning, जब अगली सुबह खासी रोशनी हुई यानी कि सुबह हुई, जॉन सी अगेन कमांडेड दैट शी बी अलाउड टू सी। तो जॉन सी ने दोबारा से कहा कि मुझे जल्दी से खिड़की खोलो और मुझे पर्दा हटाओ और वहाँ से सामने दीवार पे उस लास्ट लीफ को देखने दो। लीफ वॉज स्टिल देयर, वो पत्ता अब भी वहाँ पे मौजूद था, अभी तक वहाँ पे मौजूद था। जॉन सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। तो जॉन सी उसको काफ़ी देर तक देखती रही। एंड देन शी कॉल्ड सू, और उसके बाद उसने सू से कहा, हु वॉज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, उसके खाने के लिए कुछ वो बना रही थी। आई हैव बीन अ बैड गर्ल सू, मैं एक बहुत बुरी लड़की थी। ये अपनी फ्रेंड से कह रही है, जॉन सी सू से कह रही है। समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वॉज। किसी ने उस आखिरी पत्ते को वहाँ पे जमाए रखा, वहाँ पे वहीं पे रखा, टू शो मी, मुझे ये समझाने के लिए, हाउ बैड आई वॉज, कि मैं कितनी जो है वो गलत थी, किस गलत रास्ते पे थी। इट इज़ रॉन्ग टू वॉन्ट टू लिव, ये बहुत गलत है कि मैं जो है वो मौत की जो है वो आरज़ू में बैठी हूँ या उसके इंतज़ार में बैठी हूँ। आई विल ट्राई टू ईट नाउ, मैं कोशिश करूँगी खाने की, बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास, लेकिन जल्दी से मेरे लिए कोई एक आईना लेके हो ताकि मैं अपने चेहरे को देखूं, अपने बालों को संवारूं। तो अब इसको आहिस्ता से ज़िंदगी की होप आने लगी। बेसिकली इसने ये सोचा कि दूसरा दिन है, मैं देख रही हूँ कि वो आखिरी पत्ता अभी तक नहीं गिरा, तो अगर वो पत्ता इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि इस सख्त बारिश में और इस सख्त जो है वो तूफ़ान में भी वो वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहे और शजर से जो है वो व्यवस्था है, तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं एक अशरफुल मखलूक़ात हूँ, तो मुझे ज़िंदगी की जो है वो होप इतनी जल्दी क्यों, मैंने उसको काम किया और मैं क्यों जो है वो मरने के लिए तैयार बैठी हूँ। तो इसको इस चीज़ ने जो है वो सबक सिखाया। तो इसने उसे कहा कि जल्दी से एक आईना लेके हो ताकि मैं अपनी हालत संवारूँ, सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को देख सकूँ। एंड देन आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक, और उसके बाद मैं बैठूँगी और तुम्हें खाना पकाते हुए देखूँगी। एन आवर लेटर शी सेड, 1 घंटे के बाद उसने कहा, सू someday I hope to paint the Bay of Naples, कि
एक वक्त आएगा कि मैं बे ऑफ नेपल्स जाऊँगी और वहाँ पे जाके उसको पिक्चराइज करूँगी, उसको अपने कैनवस पे उतारूँगी। इसका मतलब है कि अब शी इज़ गेटिंग यानी टूवर्ड्स द फ्यूचर, अब उसको ज़िंदगी की उम्मीद होने लगी है और इसका पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में जो है वो पर्सपेक्टिव चेंज होने लगे। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, तो डॉक्टर दोपहर में आया। Sue followed him into the hall outside Johnson's room to talk to him. The chances are good, said the doctor. तो डॉक्टर ने कहा कि इसके तो चांसेस बड़े अच्छे हैं बचने के। He took Sue's thin shaking hand in his. तो उसने सू का हाथ अपने हाथ में लिया और उसको दिलासा दिया और उससे कहा कि give her good care and she'll get well. इसका अच्छे से ख्याल रखो और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। And now I must see another sick person in this house. अब मुझे जल्दी से जाना है और मुझे इसी घर में यानी कि इसी बिल्डिंग के अंदर एक और शख्स को, एक और बीमार को देखना है। His name is Behrman, उसका नाम बेरमैन है। A painter I believe, मेरे ख्याल से वो भी एक मुसव्विर ही है। Pneumonia too, उसको भी न्यूमोनिया हुआ है। Mike is an old weak man and he's very ill. Mike से मुराद बेरमैन है। हमारे यहाँ जैसे किसी को पुकारने के लिए, वैसे अरब में ये दस्तूर है, सऊदी में मैंने देखा बड़ा अच्छा दस्तूर है कि किसी का नाम ना तो उसको मोहम्मद कह के पुकारा जाता है। ये बड़ा अच्छा मुझे वहाँ पे जो है ना ये कल्चर लगा। हमारे यहाँ लेट्स सपोज मुझे किसी का नाम करना पता हो तो उसको बुलाना हो तो मुश्किल अब्दुल्ला कहते हैं, नहीं कि अल्लाह का बंदा, ठीक है। माइक जो है यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो है वो बेहरमैन के बारे में गया कि माँ की इज़ एन ओल्ड वीक मैन, वो एक जो है वो एक बड़ा बूढ़ा और बहुत कमज़ोर शख्स है। एंड ही इज़ वेरी इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। विल मेक इट एज ईजी फॉर हिम एज वी कैन, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम बचा सकें। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू, अगले दिन फिर डॉक्टर आते हैं और सू से कहते हैं शी इज़ सेफ, कि जॉन्सी अब जो है वो खतरे से बाहर है और काफ़ी बेहतर है। यू हैव डन इट, तो तुमने इसकी देखभाल बड़े अच्छे से की, इसके खाने का ख्याल रखा और अब वो काफ़ी बेहतर है। फूड एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल, अब उसके बस खाने का थोड़ा सा ख्याल रखना और वैसे उसके पास बैठना, उससे बातें करना और इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। एंड दैट आफ्टरनून सू कैम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले, जहाँ पे जॉन्सी लेटी हुई थी जिस बेड पे, वहाँ पे सू उसके पास आती है। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, वो अपना एक हाथ उसके जो है वो उसके शोल्डर्स पे रखती है। I have something to tell you, she said. उसने कहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। Mr. Behrman died of pneumonia today in the hospital. Mr. Behrman की आज न्यूमोनिया की वजह से हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। He was ill only 2 days. वो सिर्फ 2 दिन बीमार रहा। Someone found him on the morning of the first day in his room. किसी शख्स ने उसको सुबह के वक्त पहले दिन उसके कमरे में देखा। He was helpless with pain. वो दर्द से करा रहा था, बेयार और मददगार था। His shoes and his clothes were wet and as cold as ice. उसके जूते और उसका लिबास ऐसा ठंडा था जैसे बर्फ हो। Everyone wondered where he had been. हर शख्स इस चीज़ पे परेशान था और हैरत ज़्यादा था कि वो कहाँ पे रहा, कि इतना उसका जिस्म ठंडा था कि वो हर बंदा ये सोचता कि इतनी ठंड इसको कैसे लगी, कहाँ पे था पूरी रात। The night had been so cold and wild. वो रात बहुत ठंडी, बहुत यकबस्ता और बहुत चीर देने वाली थी। And then they found some things. और उसके बाद लोगों ने कुछ चीज़ें वहाँ से उनको मिली। There was a light that he had taken outside. एक लाइट थी, एक शमा थी, एक लालटेन थी, एक टॉर्च थी जिसको वो बाहर लेके गया था। And there were his materials for painting. और उसके कुछ पेंटिंग मटेरियल्स, कुछ ब्रश, कुछ जो है वो कलर्स उसके साथ थे। There was paint, रंग थे, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट, सब्ज रंग था और पीला रंग था। And look out of the window dear at the last leaf on the wall. और उस खिड़की से बाहर देखो, at the last leaf on the wall, उस दीवार पर उस आखिरी पत्ते को देखो। Didn't you wonder why it never moved when the wind was blowing? क्या तुम्हें इस चीज़ पे हैरानगी नहीं हुई कि जब इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी तो वो पत्ता वहाँ से क्यों नहीं गिरा और वहाँ से क्यों नहीं हिला? Oh my dear, it is Behrman's great masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell. ओ मेरी प्यारी दोस्त, ये बेहरमैन का वो शाहकार था कि जिस रात वो पत्ता, आखिरी पत्ता उस शाख से गिरा तो उसने उस पत्ते को वहाँ पे
तुम्हारे लिए बना दिया। तो बेसिकली जिस रात एक आखिरी पत्ता रह गया और हमने पीछे स्टोरी में पढ़ा कि सू ने और बैरमैन ने एक दूसरे को बड़ी हैरानगी से, बड़ी टेरिबल निगाहों से देखा, तो जब उनने उस शाख पे देखा तो वहाँ पे पत्ता नहीं था और वो पत्ता गिर चुका था। तो इनको ये हुआ कि ये सुबह जब जॉन्सी उठेगी, वो दोबारा खिड़की से बाहर देखेगी तो वहाँ पे पत्ता नहीं होगा, तो शायद जॉन्सी की ज़िंदगी उसके साथ ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अपना ज़हन बना चुकी है। तो उस रात बैरमैन ने अपने पेंटिंग मटेरियल के साथ और अपनी टॉर्च के साथ सारी रात वहाँ पे उस सर्दी में वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और अक्सर ज़िंदगी में कहा करता था कि मैं एक शाहकार बनाऊँगा, एक मास्टरपीस बनाऊँगा। और आज उसके एक पत्ते ने, उस पेंटिंग ने, पत्ते की पेंटिंग ने जॉन्सी की ज़िंदगी बदली, उसकी ज़िंदगी का सोचने का अंदाज़ बदला। और दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस शानदार कहानी की समरी की जानिब। और इस समरी को आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको सारी की सारी कहानी वन गो में समझ आए। ऑल्दो द टेक्स्ट वाज क्वाइट सिंपल, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई हैव टू प्रेजेंट दिस स्क्रीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसको आप सुन भी लें। द लास्ट लीफ बाय विलियम सिडनी पोर्टर is a touching story set in Greenwich Village, where two young artists, Sue and Jauncey, live together. Jauncey falls seriously ill with pneumonia and becomes convinced that she will die when the last leaf falls from an ivy vine outside her window. Despite Sue's efforts to cheer her up, Jauncey's belief deepens and she loses all hope. Sue confides in their elderly neighbor, Mr. Behrman, a struggling artist who decides to help. On a stormy night, Mr. Behrman paints the last leaf on the vine, making it appear as if hasn't fallen. The next morning, Jauncey sees the leaf still there and begins to recover, believing that the leaf's perseverance means she could fight for her life. However, it is revealed that Mr. Behrman, in his act of sacrifice, caught pneumonia while painting the leaf in the cold, ultimately dying from it. His selfless act of love saved Jauncey's life, making it a story of hope, sacrifice, and the power of art. स्टूडेंट्स, अब डिस्कशन करते हैं इस स्टोरी के एलिमेंट्स की। और इस बार मैंने इसको आपके इन स्लाइड्स में इसलिए शामिल किया क्योंकि ऑब्वियसली यू आर वेटिंग फॉर द एग्जांपल्स, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट की वीडियो अगर आपने देखी है तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट डिस्कस किए हैं। एंड यहाँ पे उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करना, उनकी एग्जांपल को मैं यहाँ पे इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि आप इन्हीं एग्जांपल को क्वेश्चन नंबर 3B में आप बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि बाकी पोर्शन तो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और आई बटन से आप देख सकते हैं, उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और बाकी उसकी एग्जांपल्स आप यहाँ से कोट कर सकते हैं। So from the exposition part, in the exposition of the short story The Last Leaf 1907 पब्लिश हुई थी, उसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था कि आपको जब पेपर में ऐसी चीज़ें आप लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको इस स्टोरी के बारे में अच्छा नॉलेज है। जो आप एग्जाम्पल कोड करें, आपको पता है ये स्टोरी का टाइटल क्या है, किसने लिखा है, कब पब्लिश हुई है, तो इस लिहाज से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाय विलियम सिडनी पोर्टर, द एक्सपोजिशन सेट्स इन द स्टेज ऑफ ग्रीनविच विलेज, a quaint artistic neighborhood in New York with its maze-like streets and small apartments that attract struggling artists। तो एक्सपोजिशन के पोर्शन में क्योंकि वो सेटिंग भी होती है, तो इन लाइन से आपको साथ साथ जो है वो उसकी मेज़ लाइक स्ट्रीट्स बड़े अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी गई कि जैसे वो गलियों की डिस्क्रिप्शन दी गई, बड़ी बेहंगम सी थी। तो एक्सपोजिशन के पोर्शन में जो है वो सेटिंग भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। दिस सेटिंग क्रिएट्स अ टोन ऑफ बोथ क्रिएटिविटी एंड हार्डशिप। द स्टोरी इंट्रोड्यूसेस सू एंड जॉन्सी, two young aspiring artists sharing a modest studio, and Mr. Behrman, an elderly, gruff yet kind artist living in the same building. Through this detailed setting and characterization, the exposition establishes the characters' relationships and the emotional tone, providing a foundation for the story's events। तो एक्सपोजिशन के पोर्शन क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसमें सेटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही साथ जो कैरेक्टराइजेशन भी होती है, तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे कोड कर सकते हैं एक्सपोजिशन क्वेश्चन में। If we talk about the rising action in the context of the short story The Last Leaf 1907 by William Sidney Porter, the rising action unfolds as Jauncey, gravely ill with pneumonia,
fixates on an ivy vine outside her window, convinced that she will die when the last leaf falls. Despite Sue's efforts to cheer her up and distract her with artistic work, Johnny remains consumed by her grim belief. Concerned, Sue seeks help from Mr. Behrman, their elderly neighbor, sharing her fears about Jonesy's declining mental and physical state. As the cold weather worsens, the leaves on the vine fall steadily, one by one, creating a growing sense of surprise and tension. The story builds anticipation as readers are left wondering whether the last leaf will fall and what it might mean for Jonesy's fate. So this is how the story progresses, or this is how we can see the suspense in the story. क्योंकि राइजिंग एक्शन के बाद जब हम क्लाइमेक्स का पोर्शन देखें तो क्लाइमेक्स से पहले यानी कि राइजिंग एक्शन के एंड पे एक सस्पेंस भी होता है, तो इसलिए वो सस्पेंस वाली लाइंस पे मैंने यहाँ पे ऐड किया ताकि आपको इस क्वेश्चन को जब आप इसकी एग्जाम्पल कोड करें तो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो एग्जामिनर को जाए. Then we have the climax portion. In the context of the short story The Last Leaf 1907 by William Sidney Porter, the rising tension reaches its peak as the storm rages on and the last remaining leaf on the ivy vine seems ready to fall, symbolizing Jonesy's imminent death. The suspense is palpable, with everyone anticipating the moment the leaf will drop, confirming Jonesy's belief that she will die when it falls. The climax occurs when, despite the harsh storm, the last leaf miraculously remains attached to the vine, defying nature's forces. The moment gives Jonesy renewed hope and determination to survive, marking the dramatic turning point of the story. उसके बाद जो है वो क्लाइमेक्स का पोर्शन आता है कि जब इतनी ज़्यादा स्टॉर्म के बाद, इतनी ज़्यादा विंड के बाद भी जो है वो नहीं गिरता पत्ता, और जब जॉन्सी उसको देखती है तो उसके बाद जो है जॉन्सी की जो सारी लाइफ का जो बिलीफ है वो चेंज होता है, और दिस इज़ हाउ शी वाज एबल टू गेट बैक टूवर्ड्स लाइफ, और उस तरीके से जो वो एक टर्निंग पॉइंट है जो स्टोरी में आता है. Then if we talk about the anticlimax in the context of this story, The Last Leaf by William Sidney Porter, the anticlimax comes after the intense suspense of the leaf, the last ivy leaf seemingly defying the storm. After the leaf stays attached throughout the night, the tension is expected to reach a peak, but the anticlimax unfolds when it is revealed that the leaf's perseverance was not a natural miracle. Instead, it was painted by Mr. Behrman, who sacrificed his life to create the illusion of the leaf staying on the vine, knowing that it would give Jonesy hope. The revelation comes as a surprising and poignant twist, deflating the expectations of a miraculous event and instead highlighting a tragic sacrifice. Anticlimax तब होता है कि जब वो सारी की सारी हकीकत जो है, उस पत्ते की हकीकत, उस लास्ट लीफ की हकीकत जो है वो जॉन्सी को बताई जाती है, और वो जो पोर्शन होता है वो हमारे पास एंटी क्लाइमेक्स का पोर्शन होता है. Then at the end we have resolution. In the context of this story, The Last Leaf by William Sidney Porter, the resolution occurs when the mystery behind the leaf is revealed. Jonesy, inspired by the persistence of the leaf, begins to regain her strength and slowly recovers from her illness. Sue then tells Jonesy the heartbreaking truth. The leaf was not real, but a painting by Mr. Behrman, who had painted it on the vine during the storm. Mr. Behrman, in his final act of selflessness and had braved the harsh weather to create the illusion of the leaf, hoping it would save Jonesy's life. Tragically, Mr. Behrman caught pneumonia himself and passed away. His sacrifice, however, gave Jonesy the hope she needed to survive, and his unrecognized masterpiece became a symbol of love and sacrifice. So students, ये elements of plot थे, और अगर आपको लगता है कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हैं थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स, बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कम से कम इन एग्जाम्पल्स को सुनने के बाद, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद आप इनको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, इनको शॉर्ट कर सकते हैं. बट येस, दीज आर द एग्जाम्पल्स यू कैन कोट इन दोज क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3B के पोर्शन में आएंगे. और दिस इज़ हाउ the story ends, this is how the video ends, and I hope
कि आपने आज की वीडियो बहुत इन्जॉय की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस बुक का लास्ट चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।